सपोज दैट डी is equal to under root x square plus y square is the length of the diagonal of a rectangle whose sides have length x and y that allows to vary। अब गौर से देखिएगा बेटा, आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो x है और जिसकी जो विड्थ है वो y है। ये कहता है कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है whose length is x and y that are allowed to vary, find a formula for the rate of change of d with respect to x। इसका मतलब है कि आपने करना ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, फार्मूला निकालना है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ d, यानी d का रेट ऑफ चेंज निकालना है किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने ये चीज़ निकालनी है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो आप लोगों ने निकालना है, ठीक है। इफ x वेरीज तो y एज अ कांस्टेंट। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा कि जब x को चेंज करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का रूल है कि जब आप x के लिहाज से चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं तो y कांस्टेंट ट्रीट होता है, जब आप y के लिहाज से चेंजेस लेकर आते हैं तो x कांस्टेंट ट्रीट होता है, ठीक है। एंड यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू d एट द पॉइंट x3 y3। वो कहता है जब आंसर आएगा उसके अंदर x3 और y3 जो है, x3 और y4 जो है वो पुट कर दें। तो सिंपल सा ही है, ये आपके पास d दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इसका सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने यही निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ये आपको नजर आ रहा होगा अंडर रूट की फॉर्म में था, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक माइनस किया है, देखें पावर में से एक माइनस किया, और पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना जरूरी है, पावर के बगैर देखें अंडर रूट के बगैर, ये अंडर रूट के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना जरूरी है, ये बेटा पावर रूल होता है, ठीक है, ये पावर रूल है कि पावर के बगैर जो है फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना जरूरी होता है। अब ये -1/2 हो जाएगा, ये 1/2 एज इट इज लिखा, ये सेपरेट डेरिवेटिव कर लें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस -1/2 को नीचे लेके जा सकते हैं, पॉजिटिव 1/2 भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये मैं नीचे ले आया, और 1/2 को अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने पहला पार्ट जो है इसका अटेम्प्ट कर दिया, जिसमें डिमांड की थी कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है d का इन द डायरेक्शन ऑफ x, और दूसरा पार्ट ये है कि d का जो निकालने के बाद आपने पॉइंट भी पुट करने हैं, x की जगह 3 और y की जगह 4। हाँ जी, ये इन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो एट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ d with respect to x at the point x0 y0। तो x की जगह वैल्यू पुट करें, x की जगह वैल्यू, बस वैल्यूज पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, आपके पास ये सिंपल सा आंसर आ रहा है। अब ये देख सकते हैं, ये जो आपका आंसर आ रहा है ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो ना, पॉजिटिव का मतलब है कि अगर ग्रेटर देन 0, ये देखें मैं ये लिखा, अगर फंक्शन का आंसर पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका मतलब है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि d का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पॉजिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं d इज इंक्रीजिंग, और आंसर क्या आ रहा है 3/2, तो मैंने ये लिखा हुआ है d इज इंक्रीजिंग, तो यही चीज लिखी हुई है d इज इंक्रीजिंग, ठीक है। 3/2 का मतलब होता है रेट, मतलब एट द रेट, इंक्रीजिंग एट द रेट, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है 3/2 यूनिट, ठीक है। और कब इंक्रीज हो रहा है, जब आप x को इंक्रीज कर रहे हैं, पर यूनिट इंक्रीज इन x, जाहिर बात है d इंक्रीज हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, जब x इंक्रीज हो रहा है। आप सिंपल कह दें कि d इज इंक्रीजिंग एट द रेट दिस
एट द पॉइंट, आप इस सेंटेंस को बेशक छोड़ दें, आप सिंपल कहते हैं डी इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3/2, ये देखें 3/2, ठीक है, एट द पॉइंट 3,4, मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो है फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अब हम मूव करेंगे बेटा हायर ऑर्डर। तो इसमें इस पूरे टॉपिक के अंदर पहले हम लोगों ने क्या देखा है कि एक फंक्शन दो वेरिएबल का, अगर अब एक फंक्शन दो वेरिएबल का था तो हम उसको किस तरह टैकल करते थे। अब हम देखेंगे कि फंक्शन दो से ज़्यादा वेरिएबल के आ जाएं तो हम उसको किस तरह टैकल करेंगे। तो अगर सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि v1 v2 अप टू सो ऑन vn, मतलब n से मुराद है कि इन मतलब कुछ भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। f is a function of v1 v2 and vn, n है is a function of n वेरिएबल। अगर n वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि इसके n डेरिवेटिव जो है पॉसिबल है, n पार्शियल डेरिवेटिव पॉसिबल है, ठीक है। देन सॉरी देयर आर n पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f, यानी अगर f is a function of v1 v2 v3 and so on vn, ठीक है, इट्स मीन डेट के इट कंटेन n वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर n वेरिएबल्स हैं, तो देयर आर n पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो जाहिर बात है जितने वेरिएबल्स होंगे उतने पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं इसके पॉसिबल होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी अगर n वेरिएबल है तो एक वेरिएबल के लिहाज से अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो एक वेरिएबल को छोड़ के बाकी कितने वेरिएबल बचेंगे, n-1, तो वो वेरिएबल जो है वो फिक्स वेरिएबल कंसिडर होंगे, ठीक है। इसमें रूल होता है ना, अगर आप एक फंक्शन x और y का है, y के साथ डेरिवेटिव लें तो x को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, x के साथ डेरिवेटिव लें तो y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। इसी तरह जब आप v1 के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो v1 को छोड़ के बाकी सारे डेरिवेटिव जो बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो यही लिखा हुआ है, ईच ऑफ विच इज ऑब्टेन्ड बाय होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ लेना यानी फिक्स कर लेना, होल्डिंग n-1 वेरिएबल फिक्स्ड, कहने का मतलब ये है कि इसको कांस्टेंट ट्रीट कर देना, फिक्स का मतलब है इसको कॉन्सेंट्रेट कर देना, ठीक है। एंड डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू द रिमेनिंग वेरिएबल, वो कहता है कि अगर आप n-1 को फिक्स कर दें और उसके बाद जो वेरिएबल बचे जो भी वेरिएबल है, ठीक है, 1 है 2 है 3 है, जो भी वेरिएबल है आपने फिर उसके साथ डिफरेंशिएट कर देना। इसी तरह ये मैंने w इसका नाम दे दिया, तो इसके जनरल पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो क्या है, देखें इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v1, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू v2 और सो ऑन, ये विद रिस्पेक्ट टू vn, ये गलती से ये बेसिकली n है, दिस इज n, ठीक है, ये अप टू सो ऑन, दिस इज n। अच्छा जी, इसी तरह ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पार्शियल डेरिवेटिव w का लिया विद रिस्पेक्ट टू vi। अब मुझे बताएं ना, vi ले लिया, vi को छोड़ के तमाम रिमेनिंग वेरिएबल जो हैं उनको आपने कांस्टेंट मान लेना है। तो मैंने यही चीज़ इधर लिखी हुई है कि वेयर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू vi इज ऑब्टेन्ड बाय होल्डिंग ऑल वेरिएबल फिक्स्ड एक्सेप्ट vi, यानी vi को छोड़ के तमाम वेरिएबल फिक्स्ड हैं, फिक्स का मतलब है कांस्टेंट है, ठीक है। एंड डिफरेंशिएट ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू vi, डिफरेंशिएट ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू vi। इसी तरह हायर, अब हम रेगुलर मूव करने लगे हैं हायर ऑर्डर की तरफ। तो द हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सपोज दैट f इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, सिंस द पार्शियल डेरिवेटिव d partial f by partial x and partial f by partial y are a function of x and y, these functions may themselves have partial derivatives. This gives rise four possible second order partial derivative which is defined as, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है f, ठीक है, एक f एक फंक्शन है जो x का भी है और एक y का भी है, ठीक है। तो इसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं f of x और f of y, वो भी x y के फंक्शन होते हैं, ठीक है।
अगर वो भी एक्स वाई के फंक्शन है